गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब, एक ग्लास स्लैब है और इसके द्वारा एक ऑब्जेक्ट को दूसरे साइड से देखा जाए तो इसका शिफ्ट कितना उत्पन्न होगा, अर्थात दूसरे साइड से देखने पर ऑब्जेक्ट कितना आगे दिखेगा। वो यहाँ पर हेडिंग है शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब। शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब, एक स्लैब के द्वारा उत्पन्न किया गया शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट उत्पन्न किया गया वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बीच क्या रिलेशन आया था? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, और उसमें शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम, अर्थात एक टैंक में पानी भर दिया जाए और उस टैंक में ऑब्जेक्ट को पेंदी पर रख दिया जाए। भरा हुआ पानी वाले टैंक में ऑब्जेक्ट पेंदी पर है, तो उसको बाहर से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखता है, कितना शिफ्ट दिखता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, इसको मैंने प्रूफ किया था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू टी। म्यू अर्थात डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू एच। एच क्या है? तो उस वस्तु की गहराई है, उस टैंक की गहराई है, उतना गहरा में उसको रखा गया है। अब इस तरह से डेल्टा एक्स का वैल्यू वहाँ पर फॉर्मूला के रूप में कितना शिफ्ट होगा उसको हम लोग निकालेंगे। वहाँ पर रे डायग्राम से भी समझाए थे। उसी तरह से यहाँ भी इस ग्लास स्लैब है, ध्यान दीजिए, ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के द्वारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ है, ये ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ है। इस ऑब्जेक्ट ओ को कितना, अगर इस साइड से इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो इस ग्लास स्लैब के द्वारा ये कितना पर शिफ्ट दिखेगा? यहाँ दिखेगा या यहाँ से पीछे दिखेगा या यहाँ से आगे दिखेगा? यहाँ से अगर हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, हम और आप कोई यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर अगर आप आ जाते हैं तो फिर यहीं पे ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं, ये तो सॉरी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है आई अर्थात, और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ग्लास स्लैब के दूसरे साइड से, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, कितना शिफ्ट होगा वो निकालना है। ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। इसका थिकनेस क्या है? टी। इसका मोटाई टी है। तो शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब का फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, पीछे पढ़ चुके हैं शिफ्ट। तो यहाँ से रे डायग्राम से ये क्लियर किया जा सकता है फाइनली कि यहाँ से ये जो है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को कहाँ देखेगा। यहाँ से एक रे इस ऑब्जेक्ट से, चलिए तो अब इसको हम लोग फाइनल इमेज बनाते हैं इस आई के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का। यहाँ से एक रे निकलती है, किरण, यहाँ से प्रकाश किरण एक निकलता है और सीधे बिना डेविएशन का नॉर्मली इस स्लैब में पास करती है। फिर इसके बाद एक रे जो यहाँ से सीधा नॉर्मली इंसिडेंट किया, वो सीधे पास कर गया
दूसरी रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट कराते हैं। ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ रेयरर से जब डेंसर रे जाती है तो नॉर्मल को बैंड करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट रे यहाँ से क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से लाइट रे रेयरर से डेंसर की ओर जब जाएगी तो बैंड करेगी। देखिए बैंड करेगी, अर्थात ये आर हो गया, ये एंगल आई और ये एंगल क्या हो गया, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सोचिए इससे, अब आप ये देखें तो इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर पीछे हम लोग अगर बढ़ावें, इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ावें तो यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होता है, यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होता है। अर्थात रेयरर से डेंसर जाने पर यहाँ का ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है, ओ डैश पे। मतलब ये रहा कि ये जो आई है अर्थात ऑब्जर्वर है, अर्थात कोई आदमी है, अगर इस ग्लास स्लैब के अंदर होता है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा। ये क्लियर। अर्थात हम लोग ग्लास स्लैब में अगर बैठ जाए तो ग्लास स्लैब में आप कैसे बैठेंगे भाई, ग्लास स्लैब तो आपसे बहुत छोटा है, लेकिन मानिए कि आप बैठ गए ग्लास स्लैब में, तो अगर ग्लास स्लैब में बैठ जाते हैं अर्थात आपका आंख यहाँ पर होता है तो इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ देखेंगे, ओ डैश पे। फिर अगर दूसरे सरफेस पे यहाँ एक रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ अगर हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करें, यहाँ नॉर्मल खींचना शुरू करते हैं, देखिए तो लाइट रे ये यहाँ डेंसर से रेयरर जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और फिर ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। देखिए ये एंगल हो गया आर। अब फाइनली आप सोचिए कि इस आई में यही ना रे आ रहा है, अर्थात ये जो रे इस आई में गया, अर्थात इसको अगर हम पीछे बढ़ाए, इस रे को डॉटेड लाइन से, फाइनली जो आई में गया इस रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ कटते हुए प्रतीत होगा, ये आपको इंटरसेक्शन से पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, इसका मतलब फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगा। अर्थात ये जो आई है, यहाँ जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहाँ देखेगा, आई पर। सोचिए तो इस ग्लास स्लैब के द्वारा कितना शिफ्ट किया गया, इस ग्लास स्लैब के द्वारा ये ओ आई यहाँ पर शिफ्ट किया गया। अब देखिए तो यानी इस ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका थिकनेस टी है, और इस ग्लास स्लैब के दूसरे साइड से कोई व्यक्ति इस वस्तु को अगर देखे, वो वस्तु को, तो फाइनली कहाँ देखेगा, अर्थात इस व्यक्ति के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को फाइनली आई पर देखेगा। कारण दो इसका रिफ्रैक्शन है, पहला फर्स्ट सरफेस पे, दूसरा सेकंड सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन होता है, अर्थात एक लाइट सीधे जाती है नॉर्मली, जो फिर रिटर्न होने, यानी वो नॉर्मली पास कर गई, यही लाइन हो गया। दूसरी लाइट यहाँ से इस पर इंसिडेंट होती है तो रेयरर से डेंसर जाती है, तो यहाँ पर जो लंब खींचा गया है, इस लंब की नॉर्मल की ओर बैंड करती है, तो लाइट रे यहाँ पहुँचती है। तो इस लाइट रे को हम लोग डॉटेड लाइन से किधर बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो ओ डैश पर कटते हुए प्रतीत होती है। अर्थात इस डेंसर मीडियम के अंदर बैठकर
अगर हम इसको देखें तो कहाँ दिखेगा, आई डैश पर, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर दूसरे साइड में है, इसलिए ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन को मानेंगे, अर्थात यहाँ जो रिफ्रैक्शन फाइनली होगा उससे जो इमेज बनेगा वहां पर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ से रे फिर रिफ्रैक्ट होती है लाइट रे, और रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकली, आई पर गई, अर्थात यही रे आई पर जा रही है। इसी रे को डॉटेड लाइन से अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये आकर कहाँ मिलते हुए प्रतीत होता है, आई पे। अर्थात इस वस्तु के द्वारा, इस ऑब्जर्वर के द्वारा, इस आई के द्वारा ये वो जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर दिखेगा, आई पर। अर्थात इसके बीच का जो शिफ्ट होगा उसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, इसके पहले हम पढ़े थे। तो यहाँ पर यानी शिफ्ट सीधा यहाँ लिखेंगे, शिफ्ट इस स्लैब के द्वारा कितना होगा, ये 1 फॉर्मूला होता है 1 - 1 बटा म्यू इंटू टी। टी का मतलब देखिए कितना थिकनेस रहा इसका। अब इस शिफ्ट को हम लोग क्या लेते हैं, मानते हैं डेल्टा एक्स, अर्थात यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, ओ आई है, ओ आई यानी डेल्टा एक्स, इस शिफ्ट को डेल्टा एक्स 1 - 1 बटा म्यू इंटू टी से इसको डिनोट किया गया, ये शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आप देखें तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओ आई है, यही शिफ्ट हो गया। तो जब कभी भी इस पर क्वेश्चन भी है कि एक एम करी में भी क्वेश्चन है और सारे भी बुक में है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओ आई इतना शिफ्ट करता है, तो इसके आगे अगर मिरर रखा जाए तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ देगा, इसका उसमें उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको रे डायग्राम से मैं इसको क्लियर किया, बार बार न्यूमेरिकल बनाना भी होगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी पूछ दे कि एक ग्लास स्लैब है और उसके एक साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसके दूसरे साइड से देखा जाता है, तो बताइए ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट दिखेगा, फॉर्मूला के रूप में दे सकता है ये 1 - 1 बटा म्यू इंटू टी, या लिख सकता है म्यू इंटू टी। तो म्यू इंटू टी तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता नहीं है, ये क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 - 1 बटा म्यू इंटू टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज किए क्योंकि इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, इस पर क्वेश्चन शिफ्ट निकाला गया था और आगे भी बनेगा। नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पर अब आता है एक एम करीम का क्वेश्चन, कितना नंबर आता है, एम करीम का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर हम देखें, पेज नंबर कितना है ये, हाँ पेज नंबर है 285 और ये क्वेश्चन नंबर 19। An object is placed 18 centimeter in front of a block of glass of 12 centimeter thick and whose further side is silvered, उसका अगला साइड सिल्वर्ड है। Calculate the refractive index of the glass if image is formed 20 centimeter behind the silvered face। इस क्वेश्चन का आप बनाएंगे, ये मिरर का भी काम करेगा, यहाँ शिफ्ट भी होगा और उसके बाद यहाँ पर रियल अपरेंट डेप्थ के रिलेशन से भी बनाएंगे और शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो एक बार क्वेश्चन हमसे इसमें जो है ना आप मैसेज करें तो उसके अनुसार मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो दूसरा दूंगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये सबसे अच्छा टॉपिक क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, इसका हिंदी होता है
क्रांतिक कोण, इसको सी से डिनोट करते हैं। क्रांतिक कोण को सी से डिनोट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 20 में तक है, इस पर इसमें आया नहीं था। हाँ, क्रिटिकल एंगल की बात करें, ये यहाँ पर एक फिगर बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। इसके पढ़ने वाला एक रफ टाइप का हम समझाए थे आपको, एक जो है ना सिस्टमेटिक वीडियो तो नहीं गया था, लेकिन इसके पहले वाला एक वीडियो दिए थे, उसमें आपको बताए थे, समझाए थे। तो उस वीडियो को एक डेमो टाइप का हम लोग ले सकते हैं। यहाँ फाइनली उसको हम बता देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह का एक इंटरफेस सरफेस है। इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेस सरफेस। इंटरफेस सरफेस क्या है? एक वैसा सतह जो मीडियम को दो भागों में बांटता है। यहाँ पर देखिए, ये डेंसर मीडियम, नीचे नीचे डेंसर मीडियम हो जाता है, फिर नीचे डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, इसमें सपोज करते हैं वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ऊपर एयर है। यहाँ पर इस तरह से एक लाइट रे जो बिना डेविएशन का सीधे चला जाता है, इसको सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर एयर है। देखिए, क्रिटिकल एंगल कब डिफाइन होता है? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है, ट्रेवल करता है, तो उस स्थिति में क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया जाता है। आपके सामने एक फिगर है। यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे जो बिना डेविएशन का जाता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, ये डेंसर मीडियम। यहाँ देखिए, यहाँ से दूसरी लाइट रे ये इस तरह से इंसिडेंट कराते हैं, अर्थात ये नॉर्मली इस पर इंसिडेंट नहीं होती है, कुछ एंगल पर नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ यहाँ तो आई इक्वल टू 0 है, आर भी 0 है, अर्थात ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ बात करें, आई यहाँ पर है, तो ये लाइट रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाता है? आर। अर्थात डेंसर से रेयर जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो नॉर्मल से जब दूर भागती है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बताएंगे? नॉर्मल से जब दूर भागती है, इसका मतलब है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन हो गया। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर A1 मान लेते हैं, ठीक है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। या सोचिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर अगले पॉइंट में, अब पॉइंट पर हम देखते हैं, यहाँ से लाइट रे अगर दूसरे पॉइंट पर, इस सरफेस पर अगर इंसिडेंट होती है दूसरी लाइट रे, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा दिए, अर्थात आई डैश हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ गया। आप देखिए, इस एंगल और इस एंगल में अंतर है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है। इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो स्थिति ये आ जाता है कि लाइट इस सरफेस पे ग्रेज करना शुरू कर देता है। अर्थात लाइट इस सरफेस पर ग्रेज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि इस सरफेस पर ये लाइट रे घसीटते हुए आगे बढ़ता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? नॉर्मल के साथ 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जो होता है, उसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसको C से डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन यही होता है, दिस इज द ग्रेजिंग रे, इसको बोल सकते हैं। ये हो गया GRA ZI
NG ग्रेजिंग रे, अर्थात नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो आप सोचिए यहाँ पॉइंट अगर वो मान लेते हैं, दिस ऑब्जेक्ट, इसको सपोज कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम एयर है। तो क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको सीधा ऐसे बोल समझिए, व्हेन लाइट रे goes from denser medium to rarer medium, then angle of incidence increases in such a way that angle of refraction becomes 90 degree. It means light ray grazing at the surface, then the corresponding angle of incidence is called critical angle. It is denoted by C. इसे C से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस चीज को हम लोग समझ गए। दूसरी, फिर अगर यहाँ पर बात करें, ये इसका इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, म्यू, इसको म्यू1 मानेंगे। यहाँ पर लाइट रे जा रहा है, म्यू2 इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट मीडियम ये है, सेकेंड मीडियम ये है। अगर आप देखें इस लाइट रे को, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अर्थात क्रिटिकल एंगल को फिर अगर बढ़ाए तो क्या फेनोमेना होगा, इस क्रिटिकल एंगल को हम फिर बढ़ाते हैं, यानी बोले फर्दर क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज, देन लाइट रे रिफ्लेक्टेड, टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम एंड इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सोचिए यहाँ दो पॉइंट डिफाइन होता है, एक क्रिटिकल एंगल और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, इस क्रिटिकल एंगल को फिर बढ़ा दें, अर्थात फर्दर क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज। इस लाइट रे को देखिए, ये चौथा पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये लाइट रे है। इस लाइट रे का यहाँ एंगल देखिए, इस एंगल की बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल सी, क्रिटिकल एंगल सी। तो लाइट अर्थात इस क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट इस सरफेस पर ग्रेज करती है, लाइट रे, यहाँ एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो लाइट फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, अर्थात ये एंगल भी आई हो जाता है, अर्थात ये एंगल भी इस सी से बड़ा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन हो रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं ये टोटली रिफ्लेक्टेड रे। यानी और सारे रेज आएंगे, एक ही रे का बात थोड़ी करते हैं, बहुत सारे रेज होते हैं इसमें, इसलिए टोटली रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। अब यहाँ पर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को अर्थात यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम वाले सतह पर लाइट इंसिडेंट करेगा और वहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो लाइट उसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप यहाँ पर देखिए, एक तो क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, फिर रिपीट करते हैं, देखिए क्रांतिक कोण को फिर से रिपीट करते हैं, बस आप समझ लेंगे तो ये कुछ नहीं है। दो डिफिनीशन, पहला क्रिटिकल एंगल सी का डिफिनीशन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसके आपतन कोण को इस प्रकार बढ़ाते हैं कि अपवर्तन कोण
90 डिग्री हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण सतह पर ग्रेज करना शुरू करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपतन कोण, उसके संगत आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, उसे C से डिनोट किया जाता है। फिर इसके बाद फिर ये फर्दर पुनः क्रांतिक कोण को अगर बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये दूसरा डिफिनीशन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप देखिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करें, इसमें स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। यहाँ स्नेल्स लॉ का उपयोग हम करें। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई, देखिए साइन आई डिवाइड साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। सोचिए तो यहाँ पे साइन आई डिवाइड साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू का वैल्यू कितना होगा जी, म्यू टू का वैल्यू 1 है और म्यू वन का वैल्यू क्या है, म्यू। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा, सी, आई का वैल्यू सी, आर का वैल्यू 90। इसको यहाँ देखिए तो साइन आई, आई का मतलब सी, क्रिटिकल एंगल साइन सी बाई, इसको हटाते हैं, साइन सी बाई साइन आर, आर का मतलब 90, ये हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू का वैल्यू 1 बाई म्यू। तो फाइनली ये देखिए साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पर क्रिटिकल एंगल अगर सी निकाल देना चाहते हैं, सी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं सो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। सोचिए ये हो गया, तो ये क्या निकला, क्रिटिकल एंगल। इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर यहाँ पर वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रख देंगे, अर्थात लाइट रे अगर वाटर से एयर जाता है तो क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1 बाई म्यू इंटू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर लाइट वाटर से अगर एयर में जाता है तो कितना क्रांतिक कोण होगा वो आपको यहाँ पर निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो। इसी तरह से लाइट अगर फिर हम देखें तो ये ग्लास से अगर एयर में जाता है, ग्लास से अगर एयर में जाता है, यहाँ ग्लास हो गया तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन है, इसको बिठाते हैं, क्वेश्चन इसमें पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल दिमाग में ये बात आप सेट कर लीजिए कि लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो क्रांतिक कोण डिफाइन होता है। इसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो जिस डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाएगा उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप पुट करेंगे तो क्रिटिकल एंगल आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन एक आता है कि लाइट ग्लास से एयर में प्रवेश करता है तो क्रिटिकल एंगल बताइए। तो इस स्थिति के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बटा म्यू निकालते हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा और क्रांतिक कोण निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक और कैलकुलेशन हम आपको बता दें, डेफिनेशन तो आप दो बार समझ गए, कैलकुलेशन भी समझ गए। एक और कैलकुलेशन
तब उसके बाद एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एक और कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए, ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका पूरा नेम लिख सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन अर्थात उसी माध्यम में मुड़ा हुआ है। तो TIR यहाँ पर देखिए, फॉर TIR, I greater than C. For TIR, angle of incidence is greater than critical angle. हमेशा इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि बार बार इसका उपयोग होगा। TIR बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें अगर हम साइन लगा दें, साइन I ग्रेटर देन साइन C, देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन है। साइन I ग्रेटर देन साइन C, साइन I, सो साइन I ग्रेटर देन साइन C के बदले क्या लिखेंगे, 1/μ, implies that I greater than sin inverse 1/μ। तो TIR के लिए ये कैलकुलेशन का यूज आप कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ। तो इस समय ये TIR के लिए कैलकुलेशन होता है। अब क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, ये आप कोशिश करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन सब कॉपी में नोट कर पाएंगे। आइदर वीडियो को बार बार रिप्ले करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए फिर इसको मिटाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि लाइट, अगर ये यहाँ पर ग्लास है, ये ग्लास हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2। लाइट रे ये ग्लास से अगर एयर में जाता है तो क्रिटिकल एंगल कितना होता है, इसको निकालने के लिए कहता है। ये देखिए, ये एंगल यहाँ पे, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो क्रिटिकल की जब बात आता है तो इस सरफेस पर क्या करेगा, ये ग्रेज करेगा। तो ये एंगल कितना होगा, 90। इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल C। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन C इक्वल टू 1/μ। सो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास हो गया, यहाँ देखिए तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन इनवर्स 1/μg का मतलब 3/2। इसका मतलब C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। ये इसका जो आंसर जितना आप हो, डिग्री में आप हम लोग क्या इसको मतलब इसको तो हम लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन इनवर्स में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ गया, ग्लास से एयर में गया, तो क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स 2/3। ये क्रिटिकल एंगल हो गया। इस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन सेम करी में दिया गया है क्रिटिकल एंगल का, उसको आप बनाएंगे। फिर अगर आपको नहीं आता है तो हमको मैसेज करेंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा। तो इस पर और इसका एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मुख्य रूप से
एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर हम आपको परिभाषा भी दिए, तो उसका क्या क्या उपयोग है। उसका पहला उपयोग है कि डायमंड कैसे चमकता है, दूसरा उपयोग है कि मरीचिका का निर्माण कैसे होता है, तीसरा उपयोग है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस पर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अगर फिर इसको परेशानी होती है तो पिछले वाले क्रिटिकल एंगल को देखिए इस वीडियो को अगेन। धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।